1 और 2 थिंग्स जहाँ पे आपको लगता है इसकी ब्रांड बनेगी? मुझे लगता है कि इंडिया में नेक्स्ट 5 से 7 साल में एटलीस्ट 20,000 करोड़ के ब्रांड आने वाले हैं खाली बीपीसी में। आज हमारे साथ हैं सुयश सराफ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डॉट एंड की स्किन केयर एंड हाइपर स्केल वेंचर्स। हाउ डू यू डिसाइड राइट प्राइस क्या इंडियन कस्टमर के लिए? फॉर एन इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट सॉलिड हो, आप एक प्रीमियम कमांड कर सकते हो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और कुछ ऐसे पावरफुल इंसाइट्स जो आपको नेक्स्ट 100 करोड़ का ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकते हैं। How do you find your first 100 customers? I think your first customers are your friend and family. Second, आप अपना जब सोशल मीडिया पेज बनाओगे, आप उस पर पोस्ट करना शुरू करिए ऑफ द ब्रांड, उसमें कुछ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लीजिए, आपका बाकी 50 ऑर्डर वहीं से आ जाएगा। What's the ROI for you on premium packaging? Benefit होता है? बहुत ज़्यादा होता है। You look like a Shahrukh Khan. Every other brand looks like a common man. People choose you over everyone else. आपकी प्रोसेस क्या है टू फाइंड अ डिफरेंशिएटेड इनसाइट? मार्केट प्लेसेस में अपना रिव्यूज पढ़ता हूँ, कंपटीशन के रिव्यूज पढ़ता हूँ, एंड उससे बहुत क्लियर हो जाता है कि मेरा एक प्रोडक्ट बिक रहा है, वो क्यों बिक रहा है। कोई स्पेसिफिक इनसाइट या टाइप ऑफ कंटेंट जो बहुत वर्क करा परफॉर्मेंस में? I think collab reels with a B+ or A+ influencer who have an authority and a voice with a strong community really works on performance ads. Tell me marketing tactic जिससे brand searches बढ़ जाए। Spending a lot more money on single SKUs is very important. Doing collab reels with influencers and running performance ads on that really works. And spending enough budget is very important to really see an impact. ये बड़ी ब्रांड्स क्या देखती हैं छोटे स्टार्टअप्स में which makes a small brand acquisition ready? आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। हमारा गोल है कि एक इंडियन पॉडकास्ट को ग्लोबल लेवल पर लेके जाना, एंड एज ऑफ टुडे हमें वहाँ पहुँचने के लिए 20.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो अगर हमारे चैनल ने आपको थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री है, इट कॉस्ट यू नथिंग, बट हमारे लिए बहुत मीन करता है। और रिटर्न में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्वर्जेशंस लाते रहेंगे एवरी सिंगल टाइम। और इस एपिसोड के ऑडियो एक्सपीरियंस को सुनने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हैं। Okay, let's make the podcast in a way कि अगर somebody who is young right now and want to start a brand, okay, build a brand, scale a brand and then sell a brand, ठीक है, उसको पूरा journey करना है। तो let's understand from you, from your insights and what you have learned over the years. Okay, we'll try to make this as a master class. Okay. What do you think? What specific 1 or 2 things जो बताओ जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे अभी किसी ने सॉल्व नहीं किया, इसकी ब्रांड बनेगी? कौन सा एम्प्टी स्पेस लग रहा है? So, मुझे लगता है कि इंडिया में नेक्स्ट 5 से 7 साल में एटलीस्ट 20,000 करोड़ के ब्रांड आने वाले हैं खाली बीपीसी में। फंडामेंटली कंज्यूमर्स इंडिया में बहुत ही अंडर सर्व्ड है, बिकॉज टिपिकली पहले बहुत ग्लोबल ब्रांड्स रहते थे इंडिया में, जो MNCs आते थे, जो बहुत जेनेरिक प्रोडक्ट्स इंडिया में हमेशा बनाए, एंड क्वालिटी हमेशा अब्रॉड में बेटर होता था, इंडिया में एवरेज होती थी। तो हमारा रीज़न ऑफ स्टार्टिंग डॉट इन की वही था कि इनसाइट हमारा बहुत सिंपल था कि क्वालिटी डिफरेंस था। तो अनीशा हमेशा जब अब्रॉड जाती थी तो काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेके आती थी, बिकॉज उसे लगता था कि इंडियन स्किन केयर इफ़ेक्टिव नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, एंड डिलीवर नहीं करता जो बेनिफिट चाहिए। वेरेज वो अब्रॉड जब जाती थी तो लगता था हाई क्वालिटी है, बहुत इफेक्टिव है, बट बहुत एक्सपेंसिव होती थी। सो एंड एक्सेसिबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, सब अब्रॉड नहीं जाते इंडिया में, एंड इंडियन स्किन का रिक्वायरमेंट बहुत अलग होता है। इंडियन वेदर अलग है, फूड अलग है, एंड इंडियन स्किन को इंडियन ही प्रोडक्ट चाहिए जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो हम सोचे कि यार एक इंडियन ब्रांड क्यों नहीं बनाए जो हाई क्वालिटी हो, इफेक्टिव हो, हाई इन एक्सपीरियंस हो, और जो इंडियन कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इफेक्टिवली। इसलिए हम ब्रांड चालू किए डॉट इन की, दैट वी आइडेंटिफाई द मिसिंग डॉट्स ऑफ द स्किन केयर रिजीम। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उस कॉल डॉट एंड उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए की। तो हमारा इंटायर आइडिया था कि हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है जो इफ़ेक्टिव है, एंड अच्छा प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया। पर अब तो बहुत सारे हो गए ना, अभी इस कैटेगरी में अभी और बाकी है कुछ स्पेस?
In beauty and personal care I'm talking about. सो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बहुत बड़ा कैटेगरी है. इसको 4 की पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक बताओ. है हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस. ओके. डॉटन की एक फेस केयर ब्रांड है जो फेस केयर के 2 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करती है, विच इज़ मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन, एंड इसको इफेक्टिवली सॉल्व करती है. बट सर्टन कैटेगरी लाइक बॉडी केयर वो हमेशा बहुत मास मार्केट प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल थे इंडिया में. अब इंडियन कंज्यूमर जाग रही है, सो दे वांट मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनको इफेक्टिव प्रोडक्ट्स चाहिए. हेयर का एक स्किनिफिकेशन मोमेंट चल रहा है अभी, जहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट से अब लोग को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स चाहिए जो बहुत इफेक्टिव हो. सो कंज्यूमर का जैसे डिमांड एंड नीड बढ़ता है ना, वहाँ पे स्पेसेस बनती रहती है. सो मेरे हिसाब से एवरी 7 years एक नया कैटेगरी में एक नया मार्केट लीडर आ सकता है, बिकॉज कंज्यूमर का नीड चेंज होती है एंड उनका रेलेवेंस चेंज होता है एंड साइकोलॉजिकल नीड चेंज होता है जो एक ब्रांड सॉल्व कर सकता है. तो मुझे लगता है कि BPC में ये चीज़ बहुत इफेक्टिवली हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारे कैटेगरीज है. सेकेंड, बहुत हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेसेस है BPC के, मतलब 70-75% ग्रॉस मार्जिन है. तो ब्रांड्स के पास हाई मार्केटिंग बजट होता है जिसके कारण बहुत इफेक्टिवली वो एडुकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड मार्केट क्रिएशन कर सकते हैं. इंडिया एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी इज लाइक एन अनियन. 21-22 डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंज्यूमर है इंडिया में. ओके. एंड ये लेयर बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, वेदर, एज डेमोग्राफिक एंड एक प्रोपेंसिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट में चेंज होता है. सो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को चूज़ करिए, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी को चूज़ करिए एंड एक स्पेसिफिक प्रोपेंसिटी टू पे चूज़ करिए, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सकते हैं. आपको अगर बनाना हो तो अभी एट दिस पॉइंट तो कैसे करोगे? किसको चूज़ करोगे, क्या बनाओगे? सो मैं डेफिनेटली एक हेयर केयर बनाता. ओके. मैं जेन जी के लिए बनाता, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एज अ ब्रांड बट रियली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि कंज्यूमर्स को फर्स्ट अट्रैक्शन हो बाय एक्सेप्शनल पैकेजिंग एंड अंदर बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट हो जिससे रिपीट बिल्ड कर पाए. आज के दिन हेयर केयर ब्रांड्स तो बहुत है, बट एक्साइटिंग ब्रांड जो हाईली इंगेज कर पाए ऑडियंस को वो नहीं है. तो यू आर फ्रॉम कोलकाता. आई थिंक कैलकाटा के काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है. बताओ क्या. सी, मैं डॉटन की कैलकाटा में बिल्ड किया एंड आई फील दैट आई वुड हैव नॉट बिल्ट डॉटन की इन एनी अदर सिटी इन इंडिया. स्टार्टअप मैप से तो आप लोग ऑफ कर ही दिए हो कैलकाटा को बहुत पहले, बट मुझे लगता है कि वो एक स्टार्टअप स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड है एक शहर में उसको वापस मैप में डालने में. वी फेल्ट दैट कैलकाटा में बहुत हंग्री, मोटिवेटेड और यंग इंडिविजुअल्स है जिसको पर्पस दिखाने से वो बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं. राइट. सो हम डॉटन की ये चीज़ बहुत अर्ली रियलाइज़ किए और हम बहुत ये यंग हंग्री फोक्स को नर्चर किए विद इन द ऑर्ग. एक 200 लोग का टीम बनाए एंड हमारा थीसिस बहुत सिंपल था कि सिलिकॉन वैली भी एक पहला स्टार्टअप से चालू हुआ. वो टीम को आप नर्चर किए, वो टीम को ट्रेन किए और टीम को ट्रेन करने से आप सिलिकॉन वैली आफ्टर 30-40-50 ईयर्स बिल्ड कर पाए. सो हम सोचे कैलकाटा में जो 200 लोग का टीम है जिसको अपने ट्रेन किए, बिल्ड किए, वो 10 और स्टार्टअप चालू करेंगे कैलकाटा में एंड वो इकोसिस्टम बिल्ड होना चालू हो जाएगा. एंड कैलकाटा हैज़ द कैपेबिलिटी, इट हैज़ द हंगर एंड इट हैज़ द टैलेंट to build very, very powerful businesses out of the city. And I think Dot & Key is a testament to it. Tell me one big disadvantage and one advantage जो कोलकाता offer करता है for a startup like yours. I think the biggest disadvantage was talent. Because we couldn't find trained talent like in other cities where ecosystem already exists करता है. आपको दूसरे कंपनी से पोच करना है या प्री ट्रेंड लोग हायर करना है एंड क्विकली बिल्ड कर सकते हो. बट कैलकाटा में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है. सो आपको यंगर हंग्रियर फोक्स चाहिए जो कैलकाटा में है. उनको आप पर्पस दिखा के होम ग्रोन टैलेंट बिल्ड कर सकते हो जो आपका स्किल सेट फॉर योर बिजनेस वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड बिकॉज आप पर्पस देते हो, जिनके पास
लाइफ में कम पर्पस रहता है, उनका डिलीवरी बहुत लंबा होता है एंड उनका एट्रिशन बहुत लो होता है. So I think that is a very, very big weakness which gets converted to a very, very big strength later. For the city. And I think Calcutta as a city has great institutions and colleges which really help fuel these team members. I think the biggest advantage of Calcutta is that lower attrition rate. That in other cities, छोड़ के नहीं जाते लोग इतनी. in other cities, I feel my friends tell me that they have a 30, 35, 40% attrition rate, whereas in Calcutta it's much lower if you give them purpose. Interesting, but yeah, like every smaller city. Kolkata is not small, but not comparing with the top four or five. जिधर businesses and startups similar type के कम हैं, वहाँ पे ये advantage तो है. People don't leave very easily. That's a big advantage क्योंकि ज़्यादा options ही नहीं है जो hyper fast growing scaling companies होंगी उसके लिए, right? Actually एक और advantage है कैलकटा का कि हम बहुत external noise से isolated रहते हैं. तो मैं अपना जो स्टार्टअप फाउंडर फ्रेंड से बात करता हूँ जो बॉम्बे के, दिल्ली के, तो उनका बहुत वीसी प्रेशर रहता है. कोई एक सपोज ऑफलाइन जाना है तो बिजनेस मैच्योर नहीं हो, ऑफलाइन चले गए बिकॉज प्रेशर है, इतना नॉइज है ऑफलाइन का, एंड सडनली देख रहे हैं कि 20 करोड़ 30 करोड़ का स्टॉक वापस आ रहा है बिकॉज इतना नॉइज है, या इतना नॉइज के कारण आप अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नल ओपिनियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो. बिकॉज हम कैलकटा में बनाए एंड वो एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, हम बहुत फंडामेंटली करेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल कंज्यूमर फर्स्ट डिसीजन ले पाए, जिसके कारण हम खाली 1 करोड़ पर्सनल इन्वेस्टमेंट से एक 6,000 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर पाया. ट्रू, वील टॉक अबाउट दिस, कैसे 1 से 6 सब एक मेंटल मॉडल पे बात करते हैं, ठीक है. बट वी वर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेमवर्क और चेकलिस्ट की किसी कैटेगरी में एंटर करने से पहले क्या चेकलिस्ट होना चाहिए. टेल मी, कैसे एक फाउंडर डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सी कैटेगरी है वो जेन्युइनली उसमें गैप बाकी है कि वो कम्प्लीटली क्लटर्ड है. क्योंकि किसी बाहर से किसी फाउंडर को दिखेगा कि ब्यूटी तो बहुत क्लटर्ड है, बट किसी फाउंडर को देखेगा यार इसमें जेन्युइनली गैप है. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश, कैसे वो सीखें, व्हाट्स दैट मेंटल मॉडल टू अंडरस्टैंड? The focus on the category sizing, the larger the category, the more different genres of consumer आप सर्व करते हो. So I would fundamentally say that large category, multiple sub categories within the category. For example, skin का example लेते हैं. Face care एक single category है. Within face care sunscreens है, moisturizers है, serums है, face washes है. As the core category, maybe lip balm है, right? So अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरीज बहुत डीप हो गए, तो टिपिकली क्या होता है, हाउ इट ग्रोज इज पहले फेस केयर ग्रो होता है, तो फेस केयर में मॉइस्चराइजर्स एंड फेस वॉशेस ग्रो होते हैं, फिर और शार्पर होता रहता है स्पेसिफिक यूज केस, देन सीरम्स ग्रो होता है, सनस्क्रीन्स ग्रो होते हैं एंड लिप बाम ग्रो होते हैं. सो जैसे जैसे ईच कैटेगरी डीपर होते रहता है, लार्जर होते रहता है, सो ईच कैटेगरी का सब पार्ट्स निकलना शुरू हो सकता है जो लार्जर हो सकती है. सो आफ्टर सनस्क्रीन बिकेम वेरी लार्ज एज अ कैटेगरी, फिर वो टिंटेड सनस्क्रीन आया, फिर वो मिनरल सनस्क्रीन अलग कैटेगरी बना, फिर एक ग्लो सनस्क्रीन अलग कैटेगरी बना. सो आप एक कैटेगरी में जब बहुत डीप जाते हो समझने, तो वो कैटेगरी में क्या सॉल्व कर सकता है एडिशनल जो लोगों को चाहिए, एंड कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो विद इन दैट कैटेगरी टू टेक अ लार्ज चंक ऑफ द कैटेगरी. बट पता कैसे चलता है, लाइक एक फाउंडर आज देख रहा है, इसको लग रहा है चलो मैं स्किन केयर में कुछ बनाता हूँ, मुझे अब स्किन केयर इतना क्लटर हो गया, इतने लोग हैं जहाँ पे लॉरियल्स ऑफ द वर्ल्ड है, लैक्मेस ऑफ द वर्ल्ड है, देन एस्टे लाउडर है, देन इंडिया के खुद के ऑनग्रोन स्टार्टअप्स हैं, डॉट इन की है, नायका का पूरा अपना पता नहीं 5,000 चीज़ें हैं उनके पास, राइट. फिर मामा अर्थ इज ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट. एवरीबडी इज, सो इट लुक्स लाइक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में भी बढ़ेगा, बट ये सारे प्लेयर्स हैं. अब फेस वॉश भी बन गए, सनस्क्रीन भी बन गई. अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सनस्क्रीन के अंदर टिंटेड सनस्क्रीन भी कोई कैटेगरी हो सकती है, मिनरल सनस्क्रीन भी कैटेगरी हो सकती है, और इनमें से कौन सी कैटेगरी बड़ी होगी? लाइक हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि गैप है
versus like I can just look at it and be like sunscreen market इतना penetrated, इतना है, बस ये बढ़ेगा, that's it. Like I'm not able to distinguish what's that model to understand. Like as a founder, what do you do? सबसे पहले तो मैं अपना इंटरेस्ट एरिया खोजूंगा कि कहाँ मेरे को बिल्ड करना है, लार्ज इनफ है. उसके बाद मैं बोलूँगा मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक कैटेगरी. Okay. बिकॉज द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग. आप पूरा लाइफ क्रिकेट खेले हो, आपको सेंचुरी बनाना है, पर आपको पिच में तो होना पड़ेगा सेंचुरी बनाने के पहले. अगर आप क्राउड में रह के ताली मारोगे तो आप सेंचुरी कभी बना ही नहीं पाओगे. सो इन दिस केस अगर आपको कोई ब्रांड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, स्पेस खोजना है, तो पहले वो कैटेगरी को पकड़ के घुसिए. जब आप कैटेगरी को पकड़ के घुसोगे तो आपको परफेक्ट नहीं होगा कभी. वो साल 2 साल में आप जैसे जैसे और डेप्थ में जाओगे और समझोगे तो आपको दिखेगा, क्लियर वाइट स्पेसेस आपके सामने दिखेगा. ओके, सो डेप्थ में जाओगे और समझोगे मतलब क्या होता है? सो डेप्थ में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम डॉटन की चालू किए थे, प्रॉब्लम सोल्यूशन ब्रांड था. हम यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे. हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था स्विम सनस्क्रीन. तो उस टाइम सनस्क्रीन एक कैटेगरी था, बट स्विम सनस्क्रीन कैटेगरी नहीं था. बट अनीशा स्विमर थी, तो अनीशा को स्विम सनस्क्रीन चाहिए था जो अब्रॉड से आता था. तो हमें क्लियर गैप दिखा कि स्विम सनस्क्रीन होना चाहिए. अब स्विम सनस्क्रीन जब बनाना शुरू किए तो वो एक सर्टेन स्केल 50 लाख 1 करोड़ महीने के सेल में रुक गया. उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था, बिकॉज हमें लगा कि बहुत नीश कैटेगरी है. तो हम सोचे कि अब हम लार्जर कैटेगरी में कैसे घुस पाए. तो हम रियलाइज़ किए कि एक नॉर्मल जो वाइट कास्ट वाला थिकर सनस्क्रीन है, हम एकदम वाटर लाइट सनस्क्रीन बनाएंगे, हम जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे एक लार्जर कैटेगरी में हम घुस पाएंगे. सो ये जो अंडरस्टैंडिंग था कि एक लार्जर कैटेगरी में घुस पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है कंज्यूमर का, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आप खाली देख के कर सकते हो एंड कंज्यूमर पेन पॉइंट को कर सकते हो जब आप एक सनस्क्रीन ऑलरेडी बना रहे होते हो. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली अनलॉक, learn in the process of building your business by creating a product, by hitting a wall and then trying to reinvent yourself and launching something else and hoping that will do well. So it's an iterative process of reaching and launching new products. You cannot have home run on day 0. मतलब डॉटन की का ग्रोथ भी लास्ट 4 साल में मैक्सिमम आया है. वी हैव ग्रोन 40x in the last 4 years. But in the first 4 years, we were very small as a business because that was the time we were figuring things out. We were trying to find that consumer insight that works. We were trying to find a category that would work for the brand. We were trying to find a product formulation that would work for the consumer. So I think consistency is the key here. There is no right or wrong answer today. There's always opportunities around us, but we need to find something, corner down and start. As an entrepreneur, आप खोज लेते हो. आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो, नहीं वर्क करता है, आप पिवट करते हो. दूसरा चीज़ ट्राई करते हो, काम कर जाता है, तो वो बेसिस में अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हो. नहीं ट्राई करता है, वापस पिवट करते हो. सो इट्स अ आइटरेटिव प्रोसेस of it's a iterative building a business is an iterative process. There is no short way of building anything. But there must be some mental model, framework, understanding to approach building, at least in the beginning. Jaise you said, for example, you gave me a checklist. You told me go deeper. Anisha, your wife, उनकी प्रॉब्लम थी कि स्विमर्स के लिए कोई सनस्क्रीन नहीं था. दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम. बहुत सारे बिजनेसेस पर्सनल प्रॉब्लम से स्टेम होते हैं और बनते हैं बड़े, राइट? हाउ डू यू नो कि पर्सनल प्रॉब्लम जो है मेरी, उसके लिए जो सोल्यूशन मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी वो दुनिया को भी चाहिए. लाइक दैट्स सच अ डिफिकल्ट, क्योंकि 90% ऑफ द बिजनेसेस दे डोंट फेल. आई बिलीव लाइक दे डोंट फेल बिकॉज द प्रोडक्ट वाज बैड. They failed because nobody needed their product. Right? Like it was solving like for 5 people. So how do you know कि swimmers के लिए sunscreen नहीं है, वो बहुत लोगों को चाहिए होगा because it's your personal. Like what are the signals that this is not just Anisha problem, this is a larger India problem. 50 लाख 1 करोड़ per month ही problem है. You never know before you start. You can try and get a lot of external data like Nielsen, Euromonitor. But those are very expensive reports. So
most of the successful entrepreneurs that we see around, they don't have market, like they either work at a company which has the relevant knowledge, उसके बेसिस पे वो बिल्ड करते हैं, बिकॉज उनके पास 5 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी वो कैटेगरी में, तो उनको क्लियर इंसाइटिंग पहले से होती है जिसके बेसिस में वो बिजनेस बना रहे होते हैं. या कोई पर्सनल पेन पॉइंट होता है जिससे आप सॉल्व करते हो, बट जिससे आप पिवट करते हो. बट अगर आप एक्सटर्नली चालू कर रहे हो तो या तो आप मेंटर खोजिए जिसको वो कैटेगरी का बहुत नॉलेज हो, मल्टीपल लोगों को रीच आउट करो, फाउंडर्स को रीच आउट करो. फाउंडर्स समटाइम्स आर हैप्पी टू हेल्प अदर बडिंग फाउंडर्स moving up. Like for example, at Hyperscale, like we're building this platform called Hyperscale, which invests in startups, but खाली पैसे नहीं देते startup को, but startup को बहुत mentoring देते हैं, clarity देते हैं, based on building the Dotn Key playbook जो हम 2018 से बना रहे हैं. But it's I'm still not able to get कोई तो validation metric पता होगा या मैकेनिज्म होगा कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट वर्क करता है नहीं करेगा. वो प्रोडक्ट वर्क करता नहीं करेगा. इन टर्म्स ऑफ साइजिंग आई थिंक लाइक मैंने जस्ट द आइडिएशन ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो टाइम लगता है, पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, राइट. देन स्विमर्स के लिए सनस्क्रीन बनाना, इस कैसे वैलिडेट किया कि ये सही है? और वॉज इट जस्ट लाइक कोई वैलिडेशन नहीं, कुछ नहीं, मेरे को बनाना था, मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो यही बेचेंगे, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं. हाँ, मतलब आई थिंक स्टार्ट वैसे ही होता है. अगर वो वॉल हिट कर जाता है और रेवेन्यू नहीं बढ़ता है तो आप पिवट करते हो, आप दूसरा चीज़ देखते हो. ऑल्सो काफ़ी चीज़ कर सकते हो एक्चुअली. गूगल ट्रेंड्स जाके गूगल ट्रेंड्स में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ ग्रो हो रहा है एंड क्या साइजिंग है. साइजिंग एब्सोल्यूट साइजिंग नहीं मिलता बट रिलेटिव साइजिंग मिलता है. आप अमेजोन में जाके अमेजोन रैंकिंग देख सकते हो. अगर अमेजोन रैंकिंग में आपको क्लियरली बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना रैंकिंग है कौन से कैटेगरी में, तो उससे आपको साइजिंग का नॉलेज होता है. अगर कोई रैंक 1 है तो एक सर्टेन डीप कैटेगरी साइजिंग होगी. दैट्स वाई दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज रैंक 1 इन द कैटेगरी. अगर रैंक 100 में भी कोई प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्ली उसका डेप्थ नहीं है अभी करंटली कैटेगरी में. आई थिंक फोर्थ थिंग इज दैट देर आर टूल्स दैट यू कैन hook on to Amazon to find कि कौन कितना वॉल्यूम कर रहा है. आप टूल्स यूज़ करिए हीलियम जैसे, जिसको आपको वॉल्यूम बता देता है कि क्या वॉल्यूम बिक रही है, क्या वॉल्यूम नहीं बिक रही है. आप लोग को कोल्ड मैसेज करिए जो Amazon में काम करता है, फ्लिपकार्ट में काम करता है, क्या वो हेल्प कर देंगे आपको. अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो मैं हो सकता है उनका ऑफिस पहुंच जाऊं, उनके घर पहुंच जाऊं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो, इनफ हो, तो आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो. बट ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी बिजनेस में आपको चालू करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको बिजनेस समझ में आएगी एंड उसके बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हो. तो बेस्ट इज टू स्टार्ट and not just keep on pondering over ideas, because ideas तो easily आ जाती है. 98% लोग ideas पे कुछ action नहीं लेते, और जो 2% action लेते हैं successful businesses and successful founders, वो 2% में ही निकलते हैं. True. You said कि मैं तो घर पहुंच जाता हूँ लोगों के, या कंपनी पहुंच जाता हूँ. Do you have any story like that? जहाँ पे आप किसी की कंपनी चले गए, बैठी गए कि चल आज तो बता के जाऊँगा, बता नहीं तो नहीं जाऊँगा. यार I've done that in past. I went to DMart just to, like, I used to sit there for days कि भाई मेरे को मेरा माल बेचना है, इधर कुछ तो करना पड़ेगा. I didn't have any connect, so I did that. मैंने रिलायंस में किया था, रिलायंस फ्रेश करके आता था उस टाइम पे. बिग बाज़ार में किया, मोर में किया, वॉलमार्ट में किया, मेट्रो में किया, बेस्ट प्राइस मतलब वॉलमार्ट का जो था, लाइक हर जगह आई यूज्ड टू डू दिस. मैं बैठ ही जाता था, मेरे को बताओ कैसे बेचते हैं. एंड देन फाइनली 2-3 दिन 4 दिन बेचने के बाद दे वुड गिव मी लाइक नंबर ऑफ सम कैटेगरी मैनेजर कि इनको रीच आउट करो, इनको ईमेल करो, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वुड हैपन. मुझे याद है 2018 में जिस डॉटन की चालू किए 4 महीना हुआ था, एंड नायका वाज द लार्जेस्ट ब्यूटी प्लेटफॉर्म, एंड अपेरेंटली गेटिंग इनटू नायका वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड नायका से रिस्पॉन्स आना बहुत ही डिफिकल्ट था ऑन लिस्टिंग. तो मैं और अनीशा डिस्कस की कि चलो अपने नायका बॉम्बे ऑफिस चलते हैं, अपने मेल कर देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, बट हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला.
बोले हम लोग फिर भी चलते हैं। तो हम लोग गए नायका में, 2 घंटा वेट किए। वो कैटेगरी मैनेजर वॉज गुड इनफ एंड स्वीट इनफ टू मीट अस। नाइस। बट द फैक्ट इज कि हम लोग पहुंचे, हमारा पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो गया ऑफ लिस्टिंग ऑन नायका, एंड जो चीज़ हमारा 30, 60, 90 डेज लग सकता था वो 7 डेज में हो गया। स्वीट। कैसे कन्विंस किया, क्या बोला कैटेगरी मैनेजर को? हम प्रोडक्ट्स दिखाए। तो जब आप एक्चुअल प्रोडक्ट्स दिखाते हो एंड एक पैशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट, फाउंडर एक्साइटमेंट शायद दिखाते हो, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, बिकॉज दुनिया में सब एक्साइटेड नहीं रहते, एंड पीपल हु आर बिल्डिंग समथिंग एक्साइटिंग एंड people buy into that vibe. True. And they end up doing things for you which they otherwise wouldn't do. I agree. People catch on their, like, your vibe. That's so true. Sometimes आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस सेंस तो नहीं बनता, मुझे तो कोई क्यों ही मौका देगा, बट क्योंकि आपका पैशन और एक्साइटमेंट इतनी होती है, देन दे आर लाइक, yeah, just for this person, let me do it. We'll figure out the mechanics later. मैं खुद भी करता हूँ। अगर कोई यंगर फाउंडर आया, कोई चीज़ समझना है, कोई चीज़ बोलना है, वो बार बार मुझे मैसेज कर रहा है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, हाफ एन आवर दीजिए, तो मैं काफ़ी बार दे देता हूँ, एंड उससे वो फाउंडर का लाइफ चेंज हो जाता है काफ़ी बार। सो आई थिंक giving is the best feeling for a founder. True. Because you've gone through the struggle and you understand another founder's struggle. कभी किसी में पैसे डाले ऐसे एंजल इन्वेस्टमेंट किए, जस्ट आउट ऑफ वाइब्स कि यार इस मीटिंग में मज़ा आ गया भाई तुझसे बात करके, ठीक है बिजनेस सेंस करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, बट हियर्स अ चेक? मैं मोस्ट एंजल इन्वेस्टमेंट्स वैसे ही करता हूँ, बिकॉज अर्ली स्टेज कंपनीज में आप 2 ही चीज़ देखते हो, आप कैटेगरी देखते हो एंड फाउंडर को देखते हो। एंड कैटेगरी अगर अच्छा होता है, फास्ट ग्रोइंग होता है, टैम लार्ज इनफ होता है, तो लगता है ये कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर फाउंडर तोप निकलता है एंड उसमें हसल, ग्रिट एंड हार्डवर्क करने का कैपेबिलिटी हो, तो मैं तो चेक लिख देता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप घोड़े पे तो पैसे लगा रहे हो, एंड अगर घोड़ा दौड़ सकता है तो योर मनी विल ऑल्सो ग्रो एंड होपफुली यू लर्न समथिंग ऑल्सो ऑन द वे। ट्रू। तो ठीक है, एवरीबडी यू कैन जस्ट बार जिम, हम इनका एड्रेस डाल देते हैं, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, प्लीज़ गो शेयर योर वाइब्स, गेट मनी फ्रॉम हिम। ओके, टेल मी अबाउट बिजनेस अगेन। सो फर्स्ट वाज स्विम। हाँ, स्विमर्स के लिए सनस्क्रीन कोई भी नहीं है। फ्रॉम दैट वहाँ से स्टार्ट किया टू इंडियाज़ कूल जेन ज़ी स्किन केयर, ये कैसे आया? लाइक हाउ डिड दैट जर्नी हैपन? एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइड कि अच्छा मैं अब बस स्विमर्स के लिए सनस्क्रीन नहीं बनाऊंगा, अब मैं इंडिया के जेन ज़ी के लिए एक स्किन केयर बनाऊंगा, दैट विल बी माई पोजिशनिंग, उस हिसाब से प्रोडक्ट डालूंगा? एट व्हाट पॉइंट दिस चेंज कम्स? सो एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है, आउट ऑफ एम्बिशन आता है? आई थिंक फर्स्ट 2 years ऑफ द जर्नी हम भी डिस्कवर कर रहे थे D2C चलता कैसे है, बिकॉज उस टाइम D2C वर्ड ही कोई नहीं हुआ था। उस टाइम ऑनलाइन बिजनेसेस चलते कैसे है, Amazon कैसे चलते हैं, उस टाइम प्लेटफॉर्म का नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं था, एंड आई डोंट कम फ्रॉम द स्पेस एट ऑल। मैं हार्डकोर रियल एस्टेट फैमिली से आया हूँ एंड मुझे रियल एस्टेट का बहुत नॉलेज था, बट कंज्यूमर मेरे लिए एकदम नया था एज अ सेगमेंट। पहला 2 साल तो हम खाली जो प्रोडक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे थे, मार्केट प्लेस समझ रहे थे कि हाउ डू यू सेल ऑन मार्केट प्लेसेस, मार्केटिंग कैसे करते हैं वो समझ रहे थे, सोशल मीडिया कैसे करते हैं समझ रहे थे, बिकॉज इनहेरेंटली उसका नॉलेज नहीं था एकदम इकोसिस्टम में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी लिमिटेड नॉलेज था, लोग खाली ऑन कर देते थे स्पेंड्स को एंड दिखते थे अपने आप कुछ हो रहा है। उस टाइम इतने क्रिएटिव चेंजेस, शार्प कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्वर्जेशन चालू हो गया था, हम भी काम कर रहे थे इन्फ्लुएंसर पर। आज जितना इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट है उतना इम्पैक्ट उस टाइम था नहीं, उतना नॉलेज भी नहीं था। तो आई थिंक फर्स्ट 2 years वॉज डिस्कवरी फेज, मतलब हम सब चीज़ को फिगर आउट कर रहे थे। हमारा रियल ब्रेक आया 2020 में, जब हम बोले कि हम नीश प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, हम बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम थोड़े से ब्रॉड जेनेरिक बट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड उस टाइम तक कोविड आ गया था, एंड कोविड में आवर बिजनेस मूव्ड अप 6x
मतलब उसके पहले हम 3-4 करोड़ रुपया साल का कर रहे थे, एंड कोविड में हम 20-22 करोड़ रुपया साल का विद इन 6 मंथ्स एनुअल रन रेट पहुंच गए विद इन नो टाइम. एंड उसका कारण था कि हम सर्टन ब्रॉडर एसक्यूज लॉन्च किए, सर्टन प्रोडक्ट्स जैसे नाइट क्रीम लॉन्च किए, हम डे क्रीम एक लॉन्च किए, सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक उस टाइम हमारा हीरो प्रोडक्ट था एक AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन एट होम, क्योंकि कोविड में कोई पार्लर नहीं जा रहा था, ब्यूटी पार्लर सब घर पे कर रहे थे, तो सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया. बट कोविड का इम्पैक्ट ख़त्म होते ये चीज़ काफ़ी डिक्लाइन होने लग गया, बिजनेस फ्लैट लाइन हो गया, एंड बिजनेस बहुत अच्छा नहीं कर रहा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो एज फाउंडर्स कि यार हम तो सब चीज़ जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, बट वाई इज़ इट नॉट वर्किंग. तब इंट्रोस्पेक्शन के बाद लगा कि कोविड का जो पीरियड था ना, उसमें कम से कम 100-200 नए ब्रांड्स आ गए मार्केट में, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, एवरेज सेलिंग प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो गए. तो अब चेंज रिक्वायर्ड था बिजनेस में फॉर द बिजनेस टू डू वेल, राइट. और हम काफ़ी मोल्ड्स वगैरह चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, जिसका कॉस्ट ज़्यादा था, प्लस इम्पैक्टेड था बिकॉज द इंटायर कोविड पीस. So we were like, we need to do something for the business to kickstart again, because business जैसे हम सोचे थे वैसे नहीं जा रहा. Fair. At that point of time, at that introspection time, we realized कि यार जब competition बढ़ता है तो it is very important to find your own niche. Which is large enough कि आप बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, but small enough कि कोई वो छोटा सा niche में focus नहीं कर रहा है. At that point of time we realized कि Gen Zs को कोई सर्व नहीं कर रहा है, सब लार्जर ब्रांड्स बना रहे हैं, लार्जर पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, सबका एम्बिशन 1000 करोड़ का ब्रांड बनाने का है. उस टाइम हमारा एम्बिशन था 100 करोड़ का ब्रांड बनाने का, 100 करोड़ रेवेन्यू का ब्रांड बनाने का. तो हम बोले कि हम Gen Z को फोकस करेंगे, हम प्रॉब्लम सोल्यूशन जो कोर है डॉट एंड की का उसको इंटैक्ट रखेंगे, मॉइस्चराइजर कैटेगरी पे फोकस करेंगे, सनस्क्रीन कैटेगरी पे फोकस करेंगे, एंड प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाएंगे ताकि एक ब्रॉडर ऑडियंस को रीच कर पाए जेन जी सेगमेंट में, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांड टू हैव कि किसके लिए ब्रांड बन रहा है, ताकि आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आपका सोशल मीडिया, आपका परफॉर्मेंस का टारगेटिंग कि वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बन पाए. बिकॉज एक 40-year-old लेडी का और एक 23-year-old गर्ल का रिक्वायरमेंट बहुत अलग होता है. ट्रू. सो हम बोले कि हम यंगर ऑडियंस को लेंगे जो अंडर सर्व्ड है, जो ग्लोबल ब्रांड्स बहुत अच्छा से कर पा रहे हैं, ग्लोबली इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पकड़े. कैटेगरी पकड़ा सनस्क्रीन, बिकॉज अडॉप्शन यंगर जनरेशन में ज़्यादा होता है एल्डर से. सो वो 23-year-old गर्ल के लिए सनस्क्रीन बनाए. एंड एक और चीज़ रियलाइज़ की कि हम अगर यंगर ऑडियंस को पकड़ेंगे विच इज़ अ 23-year-old गर्ल, हम उनको 12-14 साल तक सर्व कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड. तो लाइफ टाइम वैल्यू काफ़ी बढ़ेगा, राइट. एंड फिर सोचे कि हम खाली 2 या 3 प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, बिकॉज अगर आप बहुत लार्ज पोर्टफोलियो में फोकस करते हैं तो आपका मार्केटिंग डॉलर्स डाइल्यूट हो जाता है. तो हम बहुत सनस्क्रीन्स पे फोकस किए, कुछ मॉइस्चराइजर्स पे फोकस किए जो कंज्यूमर इंसाइटिंग फर्स्ट थे, एंड नेक्स्ट 2 to 3 years खाली उसको बिल्ड किए, कंज्यूमर को एडुकेट किए उसके बारे में. एंड I think lesser number of products, clear consumer inciting, clear audience, clear content plan for that audience, brand चल पड़ा. Because we realized that एक ब्रांड में क्या नहीं करना है वो अगर आप क्लियरली डिफाइन कर देते हो ना, तो ब्रांड शार्पर होते रहता है. एंड जितना शार्पर होता है वो स्पेसिफिक ऑडियंस से बेटर बात करता है, एंड लेसर मार्केटिंग डॉलर्स में बेटर एक्सेप्टेंस होती है आपका प्रोडक्ट में. एंड अगर इंसाइटिंग स्ट्रांग होता है तो और बेटर एक्सेप्टेंस होता है. सो क्यूमुलेटिवली फोकस से बेस्ट ब्रांड्स बनते हैं, एंड क्लियर बाउंड्रीज सेट करने से बेस्ट ब्रांड बनते हैं. तो सम ऑफ दीज इंसाइटिंग हम डिस्कवर किए कि करना चाहिए सक्सेस करने के लिए. एंड ये डिफ़िकल्ट कॉल तब आया जब हमारे पास बैंक में पैसे बहुत कम थे. सो यू टेक द बेस्ट कॉल्स when you don't have monies in the bank and you have to survive, because the entrepreneur's number one goal is survival. I agree. And when you launch, I was reading that आपने बहुत सारे अलग अलग मोल्ड्स बुलाए थे, पैकेजिंग में बहुत खर्चा किया था, राइट. अब आप स्टार्ट कर रहे हो ब्रांड, बहुत आपके पास कम कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल में हाउ डू यू डिसाइड एज अ फाउंडर कि
इन जगहों पे मुझे ज़्यादा पैसे खर्चा करना है, एंड दीज आर द प्लेसेस वेयर आई कट कॉर्नर्स एंड आई नॉट इन्वेस्ट अ लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. सो हाउ डिड यू डिसाइड कि पैकेजिंग पे ही खर्चा करूँगा, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, एंड व्हाट आर द प्लेसेस यू एक्चुअली कट कॉर्नर्स? तो फंडामेंटली ये ब्रांड वैल्यू सिस्टम पे का क्वेश्चन है कि ब्रांड क्या चीज़ में कंज्यूमर को इंक्रीमेंटल वैल्यू दे रहा है एंड क्या चीज़ में बेस केस वैल्यू दे रहा है. ओके. फॉर डॉटन की हम रियलाइज़ किए कि इंडिया में अच्छा एक्सपीरियंस वाले प्रोडक्ट्स बहुत कम है एट इंडियन वैल्यूज़ लाइक एट इंडियन प्राइसेस. तो इसलिए हम इन्वेस्ट किए बिकॉज हमें पता था कि पहला परचेज पैकेजिंग देख के होता है बट रिपीट परचेज प्रोडक्ट देख के होता है. तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग में इन्वेस्ट किए जो डिस्टिंक्ट था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉल बिल्ड करता था कंज्यूमर के, एंड देन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किए. सो वी मेड श्योर कि हम कोई भी चीज़ में कट कॉर्नर नहीं किए एज अ ब्रांड, बिकॉज हमें बहुत क्लियर था कि हमारा पैशन प्रोजेक्ट है, इसको बेस्ट जो कर सकते हैं वो हमें करना है फंडामेंटली. बट कहीं तो होगा इन द बिगिनिंग यू मस्ट हैव कट कॉर्नर्स. आई विल टेल यू माय एग्जांपल. जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो ये विजुअल एक्सपीरियंस है, राइट, ऑडियो एक्सपीरियंस है. तो स्टार्टिंग में जब पैसे नहीं थे टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड दिस सेटअप, मैंने कोई अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट नहीं किया. आई कट कॉर्नर्स ऑन वीडियो. बहुत ही घटिया क्वालिटी की ऑनलाइन जूम टाइप की क्वालिटी पे वीडियोस बने हुए हैं. ऑडियो कोई अच्छा नहीं है. इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम आया तब फर्स्ट टाइम मैंने फिर ऑडियो पे माइक अच्छा ले लिया, लेकिन वीडियो तब भी बहुत ही बेकार, बहुत ही सस्ता वाला कैमरा ले लिया. देन उसके बाद जब और थोड़े पैसे आए तो लाइट्स बहुत ख़राब थी, लेकिन कैमरा 2 कर दिए. राइट. देन सो मैंने कट कॉर्नर्स करे लाइट पे, विजुअल्स पे, ऑडियो पे, धीरे धीरे, राइट. देन उसके बाद फिर जब सब हो गया तो मैंने सेटअप पे कोई ध्यान नहीं दिया. मैं कट कॉर्नर पर अच्छी क्वालिटी है, पास में कर देता हूँ, पीछे क्या फ़र्क पड़ता है, दीवार पे बैठ जाएंगे. सो यू कट कॉर्नर्स इन द बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा फोकस था कि मैं कंटेंट पे कट कॉर्नर नहीं करूँगा, मैं नॉलेज और रिसर्च पे नहीं करूँगा. जो गेस्ट आएगा उससे एजुकेशनल कंटेंट निकालूँ. तो मैंने कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं किया, मैंने कभी भी टाइम पास नहीं किया, कॉमेडी नहीं करी, कुछ नहीं किया, जस्ट टू एंटरटेन पीपल एंड मेक लाइक रीच मासेस और गेट व्यूज. जस्ट ऑलवेज बी लाइक फोकस्ड ऑन एजुकेशन विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनसाइट फॉर अस कि मुझे सिखाना है और मुझे सीखना है. दैट्स इट. तो उस पर कट कॉर्नर नहीं किया, बट बाकी सब पे किया. इन द बिगिनिंग यू डोंट हैव इनफ मनी और टाइम और रिसोर्स. व्हाट विल यू डू? एब्सोल्युटली. मतलब आई थिंक लाइक फॉर अस इट वाज वेरी क्लियर, हम प्रोडक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए. पैकेजिंग हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड उसके अंदर का प्रोडक्ट हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग था. फोटोग्राफी के पैसे नहीं थे तो फोटोग्राफी पे कट कॉर्नर किया, कंटेंट पे कट कॉर्नर किया, टीम पे कट कॉर्नर किया. हम बोले कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो हम ही करेंगे जो कर सकते हैं, बेस्ट करना है. हम मार्केटिंग में खर्चा नहीं किए. एज अ ब्रांड हम मार्केटिंग में लीस्ट खर्चा करते हैं. इंडस्ट्री का वन ऑफ द लोएस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमारा बिगनिंग से रहा है. आज हमारा D2C ब्रांड्स में लोएस्ट मार्केटिंग स्पेंड है. सो हम रियलाइज़ किए कि अगर आप प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो कंज्यूमर इनसाइट था कि अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो, पैकेजिंग एंड व्हाट्स इनसाइड, तो आपको मार्केटिंग में खर्चा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ओवर टाइम वो रिड्यूस ही होता है, इररिस्पेक्टिव कितना कंपटीशन क्यों नहीं आ जाए. Is that true today as well? Today also. Like today our marketing spend is the lowest marketing spend in the industry and it's very simple because we brand पे हम बहुत फोकस करते हैं, पैकेजिंग बहुत डिस्टिंक्ट रखते हैं जिसके कारण रिकॉल बहुत स्ट्रांग रहता है. हमारा जो कम्युनिकेशन एंड कंटेंट फ्रेमवर्क है वो बहुत शार्प है. वो 23-year-old गर्ल के लिए बना हुआ है. सो अगर आप सोशल मीडिया पेज खोलोगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखेंगे यंग लड़कियाँ हैं विच इज़ टॉकिंग टू यंग गर्ल्स, विच इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर टुडे, राइट. आई थिंक थर्ड थिंग इज़ कि हमारा प्रोडक्ट का इंसाइटिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मार्केट. फोर्थ, आई थिंक हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं. तो फ्लूइड सनस्क्रीन का हम कैटेगरी क्रिएट किए वो इनसाइट के साथ कि लोग गर्मी में सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो वो चीज़ को सॉल्व करे. मॉइस्चराइजर्स में भी हम कैटेगरी क्रिएट किए. हमारा इंसाइट था कि लोग एक्टिव्स यूज़ कर रहे थे स्किन केयर में रैम्पेंटली ड्यूरिंग कोविड. अब एक्टिव्स यूज़ करते हैं तो बेनिफिट भी देता है, बट ओवर यूज़ करने से स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है. जब बैरियर डैमेज हो जाता है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए
जो आपका स्किन बैरियर को हील करे। तो हम इंडिया के फर्स्ट ब्रांड है जो स्किन बैरियर रिपेयर का प्रोडक्ट लॉन्च किए बैक इन 2021 एंड वो प्रोडक्ट इंसाइटिंग से वो पूरा कैटेगरी को बिल्ड किए, जिसके कारण प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन हुआ। एंड बिकॉज आप कैटेगरी बिल्ड किए एंड आप कैटेगरी क्रिएट किए, आपका राइट टू विन मैक्सिमम है, बिकॉज आप एडुकेट किए एंड लोग समझते हैं कि आपका ब्रांड ही कैटेगरी है। सो एज लॉन्ग एज आप इंटरनली कुछ चेंज नहीं करे एंड वो प्रोडक्ट पे फोकस करते रहे, आपका मार्केटिंग हमेशा लोएस्ट ही रहेगा। You said you read because you were talking about कि आपका स्पेंड हमेशा मार्केटिंग पे लो रहेगा क्योंकि आप इनसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग करते हो और इनसाइट्स आप कमेंट से, रिव्यूज से, चीज़ों से लेके आते हो, राइट? डू यू रीड योर नेगेटिव रिव्यूज एज वेल एज मच एज पॉजिटिव? एज अ फाउंडर मैं नेगेटिव रिव्यूज पूरा पढ़ता हूँ, एक एक नेगेटिव रिव्यूज पढ़ता हूँ। समटाइम्स आई हैव स्लीपलेस नाइट्स फॉर अ वीक। गिव मी वन नेगेटिव रिव्यू जो कभी आया हो and you felt bad about it and you try to fix it, because every brand किसी के लिए, not your brand will work on let's say out of 180 people but 20 होंगे जिन पे वर्क नहीं करेगी, या मे बी 2 तो होंगे जिन पे वर्क नहीं करेगी if 98 पे वर्क करता है तो। नो, तो कोई भी प्रोडक्ट 95% लोग के लिए ऑप्टिमाइज रहता है, 5% का स्किन में कुछ ना कुछ फंडामेंटल चैलेंज होगी, which might be different, which might be more internal than product wise. Like for example, one of our sunscreens का चैलेंज आया कि आपका सनस्क्रीन जितना कूलिंग में सोचा था उतना कूलिंग नहीं होता है। सनस्क्रीन 3 से 4 डिग्री से ज़्यादा कूल तो नहीं कर सकती है फंडामेंटली। सो मैं रियलाइज़ किया कि आप सब कंज्यूमर को खुश नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज 80-90% कंज्यूमर को आप खुश रख रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स के रेटिंग अक्रॉस मार्केट प्लेसेज कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आपके रिपीट रेट स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे सॉलिस। What's the ROI for you on premium packaging? कि क्या मैथ है होता है? Because if you're investing so much on packaging and premium products, premium looking products, ROI में benefit होता है? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत। It's the most ROI driven investment the brand has ever made. The recall for the brand, the consistent marketing drop, the repeat rate, it's like you look like a Shah Rukh Khan, where every other brand looks like a common man. And it works. People pay premium for it. People choose you over everyone else. So the premium might not be in more pricing, but the premium is in more volumes that you are able to sell. You'll be able to stand out. So if you have a shelf of 20 products kept on it, people will touch the Dot & Key product at least once. And it is probably the number 1, number 2 product that they will notice. And कैसे crack करते हो ये branding and packaging? Who did it for you? So our core packaging, we went to Cosmoprof Hong Kong and we found a vendor in China who would make this packaging. We loved it. We like यार यही packaging चाहिए, यही packaging हम Dot & Key में launch करेंगे। तो initial 1 or 2 products थोड़ा सा unique हो hat cap के साथ हम Cosmoprof से लाके launch किए इंडिया में। बट हम रियलाइज किए कि वो कैप एक मोड बन गया है, बिकॉज इतना डिस्टिंक्ट है, इतना क्लियर है कि लोग भूल नहीं रहे। तो वो फिर शेप को हम एक्सटेंड करते गए। सो मी एंड अनीशा एट नाइट वेर आफ्टर एवरीवन वेंट टू स्लीप एट होम 10 से 12-1 बजे तक बैठ के डिफरेंट स्केचेस ड्रॉ करते रहते थे कि अब हम ये पैकेजिंग को कैसे एक्सटेंड करें, वो यूनिक फ्रेश पैकेजिंग क्या होगा जो कंज्यूमर को एक्साइट करेगा। नाइस। सो वो ड्रॉ करते 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 वी बिकेम बेटर एट इट। सो हम लोग कॉन्स्टेंटली वो डिफरेंट शेप्स लॉन्च करते गए, मोल्ड्स में इन्वेस्ट करते गए। सो आई थिंक सम ऑफ दी शेप्स you can't make externally, right? We had to invest in our own molds. Yeah. Molds basically ये स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो पैकेजिंग निकलता है प्लास्टिक का। So हमारे पास एटलीस्ट 40 to 50 डिफरेंट मोल्ड्स है अब अक्रॉस। एक मोल्ड कितने का आता है? ये कंसोलिडेटेड मोल्ड का कॉस्ट 15-20 करोड़ रुपया तो होगा। Crazy. And you feel that investment is justifiable? Absolutely. It's absolutely Definitely justifiable because when our volumes increase,
we can still make those molds. The cost of packaging is actually lower than competition because we have our own molds, so the manufacturing cost is much lower. It's a larger upfront cost, but a much lower per piece cost later. So it's a great investment in terms of COGS also. So ultimately, at a lower cost, we are delivering much higher value to the consumer. And it works as a distinguisher very heavily. Very clearly. And no new brand or like a young startup would want to invest in mold like this. तो वो वैसे shapes ला भी नहीं पाएंगे. We have 10 plus patents in our name. Shapes में. So no one can copy our packaging. So the packaging, which is ours, will always remain ours. And it becomes a moat for the brand in the long term. Or global. So typically, India में हम register कराया है, so India में कोई नहीं कर सकता है. But इसका global regulation भी होता है that maybe certain countries have trade deals which cover patents and trademarks and stuff. So it might be extended in other countries also. Nice. And when you are doing this, right, you said कि हमारे पास पैसे कम थे और फिर हमको सिर्फ जेनजी के लिए प्रोडक्ट्स बनाने थे. आई रेड समवेयर कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स ना पहले 1000 लोगों पे टेस्ट किए थे, बहुत लंबा टाइम लगाया था टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट. देन दिस एडवाइस और दिस व्हाट यू डिड इज समवॉट कॉन्ट्रडिक्टरी टू द स्टार्टअप वर्ल्ड, राइट. स्टार्टअप में बोलते हैं लॉन्च फास्ट, फेल फास्ट, यू नो, स्टफ लाइक दैट कि एकदम फटाफट कर लेना चाहिए. तो when should a founder optimize for speed versus perfection? And जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हाउ डू आई नो कि मेरा प्रोडक्ट रेडी है मार्केट के लिए कि नहीं है? एंड व्हेन डज दैट नहीं है बिकम प्रोक्रेस्टिनेशन नॉट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट? सो जब आप ब्रांड जस्ट चालू करते हो ना, आप भी डिस्कवर कर रहे होते हो कि क्या सही है एंड क्या गलत है. तो फर्स्ट 2 to 3 years ऑफ द ब्रांड, जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट नहीं करे, तब तक आपको सुपर फास्ट लॉन्च करना चाहिए प्रोडक्ट. जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, आप फ्रेश कर रहे हो, आप फर्स्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रियल होता है. ओके. बिकॉज यू हैव टू, आपको दिखना है. You want people to see you because it's almost impossible for someone to discover you, see you, because you don't have marketing dollars. Fair. And if you have a differentiated product जो आप first market में hit करे, जो consumer को genuinely चाहिए, एक छोटा सा chance है आपका जीतने का. So it is speed is paramount at that point of time. And मैं बोलता हूँ कि startups के लिए the big doesn't eat the small, the fast eats the slow. So I feel that time it is absolutely relevant to make sure that the brands are super fast. But once you hit PMF, जब आपका product acceptance आ गया, you have touched 10, like for BPC 10 लाख consumer को आप serve कर दिए, एक overall acceptance है brand का, उस time उसके बाद mistakes नहीं कर सकते आप ऐसा product launch नहीं कर सकते जो consumer use करके बोले कि ये product मेरा skin में rashes ले आया, या skin में in our case एक ऐसा प्रॉब्लम सेपरेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, या ये प्रोडक्ट बेनिफिट डिलीवर नहीं करता, वो नहीं हो सकता फॉर अ ब्रांड विच इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. तो उस टाइम सॉल्विंग फॉर परफेक्ट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप KPIs बनाएं कि ये प्रोडक्ट को क्या डिलीवर करना है, एंड वो KPI को एक्सटर्नल टेस्ट कराए. सो हमारा इंटरनल ये लर्निंग है कि इनिशियल फेज में आप 90 days में लॉन्च कर सकते हो प्रोडक्ट को BPC में, कि 90 days में आप लॉन्च कर दिए, इट्स अ ग्रेट जॉब. एंड एट द सेकेंड फेज इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months. कि अगर 6 months में प्रॉपर होमवर्क करके, आइटरेटिव टेस्ट करके, परफेक्ट फॉर्मूला निकाल के, कंज्यूमर स्टडीज करके आप अगर लॉन्च करते हो, तो यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ KPI. यू सेड कि इस प्रोडक्ट को डिलीवर क्या करना है और वो डिलीवर करता है कि नहीं करता है. दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू. सो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वन प्रोडक्ट, उसका KPI क्या डिसाइड किया और वो कैसे पता चला डिलीवर करता है. सो सनस्क्रीन लेते हैं. सो सनस्क्रीन का सम KPI वो SPF 50 इन वीवो टेस्टेड है कि नहीं है, वो पास हुआ कि नहीं हुआ. दैट्स द फर्स्ट KPI. सेकंड, वो वाइट कास्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है. थर्ड, वो अब्जॉर्प्शन ईजिली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. थर्ड, उसका इमोलियंसी कैसा है, व्हेन यू स्प्रेड इट
in your hands, how easy is it to spread it? Is it really smooth or is it very muddy? So it is very important to solve that. How does it visually look? Does it sting the eye once you use it? Does it pill after you apply? Does it get absorbed by the skin easily? How does it behave with different skin types? आपका oily skin है, dry skin है, combination skin है, तो each skin type के लिए कैसा behavior है? All the previous for each skin type. Yeah, I think this is some of the KPIs that we optimize it for. But how do you build this product then? Contract manufacturer के पास जाते हो, contract manufacturer को choose कैसे करते हैं? Who's the right manufacturer? क्योंकि आपको तो ये सब चाहिए, और आप जब छोटे हो तब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि भाई ये बनाते हैं हम ले जाओ, राइट? ज़्यादा दिमाग में लगा. दैट्स वेरी टफ टू, इट्स एक्चुअली अ पेन पॉइंट. इट्स वेरी टफ इन द बिगिनिंग फॉर अ स्मॉल कंपनी टू फाइंड अ रियली गुड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर and then get them to do the kind of customization which you want at a small price and a small MOQ. तो कैसे चूज़ करते हैं राइट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर? मैं डॉटन की का थोड़ा बोलता हूँ, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पे आते हो. सो व्हेन वी स्टार्टेड आउट, हमारा जो KPIs था, जो प्रोडक्ट था, वो हम बहुत क्लियर थे कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए. सो अगर वो ज़्यादा टाइम भी क्यों नहीं लग जाए, वो हमें परफेक्ट चाहिए होता था. तो वी पुश करते थे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को टिल द पॉइंट कि वो ब्रेक डाउन हो जाता था. सो एट दैट पॉइंट वी सेड कि अब यहाँ रुक देते हैं, अब ये बेस्ट प्रोडक्ट है, अब लॉन्च कर देते हैं. बट ये चीज़ आप उस लेवल तक करते हो जब तक आप खुद का R&D लैब अफोर्ड नहीं कर सकते. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका R&D लैब खुद का इंटरनल हो जाता है, तो आप ये आइटरेटिव प्रोसेस, ये ब्रीफिंग, ये टेस्टिंग, ये प्रोसेस का स्पीड को काफ़ी बढ़ा के बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हो. तो उसको सॉल्व करते हैं. फिर आप थर्ड पार्टी में आप अपना पीयर्स को देखते हो कहाँ से बना रहे हैं, बैक ऑफ पैक से. आप मार्केट सर्वे करते हो कि कौन कौन लोग हैं, कौन रीच आउट कर रहा है आपके लिए. आप अपने फॉर्मुलेटर को पूछते हो कि कहाँ बनाना चाहिए, उसके बेसिस में बनाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ब्रांड्स तो खाली वो मेन्यू रहता है, वो मेन्यू से एक पिक करते हैं, Exactly. वाइट लेबल करते हैं और उसको ब्रांड बना के बेच देते हैं. बट एट डॉटन की हम वो कभी नहीं किए. हमारा कभी वो DNA नहीं था. तो हम हमेशा अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के अपने ओन मोल्डेड पैकेजिंग में कंज्यूमर को सर्व किए. If somebody is building a brand और वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से भी डील करने वाला है, ठीक है, देन कौन सी 3-4 जगह वेयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कैन स्क्रू यू अप एंड वो चीट करता है, यहाँ थोड़ा तुम्हें ख़राब कर देगा तुम्हारी ब्रांड को. What are those places? What should we be cognizant of? सो आई थिंक पहला चीज़, आपको क्या कमिट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड क्या फॉर्मुलेशन डाल रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ प्रॉपर QC डन ऑफ what ingredients are being put in the product. I think second, actually testing the efficacy of the product. कि प्रोडक्ट जो बेनिफिट वो क्लेम कर रहा है, वो बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है. कैसे टेस्ट करते हैं ये एफिकेसी? आप लैब्स में कर सकते हो. कौन सी लैब्स हैं? 2-3 कुछ. एक CCFT लैब है, एक इन इंडिया 3-4 लैब है जहाँ पे वो टेस्ट कर सकते हैं ऑफ द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट. डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. सनस्क्रीन में से SPF इन वीवो टेस्टिंग कराते हो कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है. कितने रुपए लगते हैं इस टेस्ट कराने में? मोटा मोटी 3 लाख रुपया पर टेस्ट. 3 लाख इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ यंग फाउंडर टू डू इट. कोई और तरीका है? पहले इन विट्रो करा के देख सकते हो. अगर SPF 50 आता है तो फिर आप इन वीवो कराइए, नहीं तो आप इन विट्रो जो 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं तो वो करा के आप भेजिए. एंड CCFT labs. So how important it is, क्योंकि and how often does it happen कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर झूठ बोलता है या कुछ और बनाता है? Does it happen often or no? It's very often. Contract manufacturers are very very difficult to deal with. We have, मतलब हमारे पास केसेस हुआ है कि हम एक बहुत हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से निकाल के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को दिया जो बहुत ही ऑनेस्ट है. आई थिंक सर्टन इंडिकेटर्स ऑल्सो लाइक ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो इंग्रेडिएंट्स प्राइसिंग आपको नहीं दे रहा है एंड क्वांटिटीज़ नहीं दे रहा है, मतलब देयर इज अ रेड फ्लैग. अगर वो आपके सामने मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है तो रेड फ्लैग है. तो
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऐसे नहीं होते कि स्टार्टिंग में मैं क्यों बताऊँ मेरी प्रोसेस, मैं क्यों बताऊँ मेरे इंग्रेडिएंट्स, मैं दे दूंगा आपको टॉप क्वालिटी, करा लेना टेस्ट. उन लोग ट्राई करेंगे ऐसे करने का, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ फाउंडर कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए पुश करें, बिकॉज अल्टीमेटली सफ़र आपका कंज्यूमर करेगा एंड वो कंज्यूमर का लाइबिलिटी एज अ फाउंडर आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है. सो एंड इंग्रेडिएंट्स व्हेन यू डू, जब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आपको देंगे तो जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी उसकी प्राइसिंग भी दे दी, विल दैट बी ट्रू प्राइसिंग फॉर हिम एट द परचेज लेवल? it's definitely not the true pricing. That's Then- including a good thick margin. Exactly, right? But at least आप फ्यूचर में नेगोशिएट कर सकते हो. Once you have volumes, आप वापस बोल सकते हो कि ये इंग्रेडिएंट का प्राइस तो अब इतना में मिल रहा है, आप करके दीजिए. सो आपके पास लेवरेज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को के पास जाके नेगोशिएट करने का once you scale up. एंड जैसे विटामिन सी फॉर एग्जांपल, राइट, वो बहुत सस्ते में भी आ जाएगा और बहुत महंगे में भी आएगा. Which one is he putting? How would you know that? या आपको बोला कि चल मैं 500 रुपये kg वाला डालूँ एग्जाम्पल, एंड वो डालता है 50 रुपये वाला. हाउ इज़ दैट, लाइक हाउ आर यू गोना टेस्ट और फिगर दैट आउट? हम तो बहुत सिंपल चीज़ करते हैं. अगर वो कमिट कर रहा है कि से विटामिन सी वैल्यू ट्री का डाल रहा है, सो मैं वैल्यू ट्री का डीलर को फ़ोन करूँगा कि क्या वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर वो इंग्रेडिएंट आपसे खरीद रहा है. अगर वो येस बोलेगा तो आई हैव टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट. अगर बोला कि नो, कि उससे हमारा काम ही नहीं होता, तो वो डेफिनेटली नहीं डाल रहा है. बट ये पता होता है टॉप कंपनीज को कि वो बेच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग बेचते होंगे, तो हाउ वुड दे नो? सो इंडस्ट्री बहुत छोटा है. अपने को लगता है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बट सब एवरीवन नोज एवरीवन. तो अगर आप फ़ोन करोगे तो वो पता करके बता ही देगा आपको, बिकॉज आप एक पोटेंशियल कस्टमर हो एंड कोई कस्टमर को जाने नहीं देता. इंटरेस्टिंग. देन यू लॉन्च, यू सेड, अभी बीच में एकदम से मुझे याद आया, यू सेड कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करे, 1 or 2 3 प्रोडक्ट्स धीरे करके यू स्टार्टेड स्केलिंग, राइट? कैसे, कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर होता है, एंड कैसे डिसाइड करें कौन सा स्ट्रैटेजी बेटर है फॉर अस, कि 1-2 हीरो प्रोडक्ट लॉन्च करना एंड देन उन्हीं के ऊपर चलाना, कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देना एंड देन लेट्स सी कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, फिर उसको डबल डाउन ट्रिपल डाउन करना? आई थिंक फाउंडर्स का क्लैरिटी पे है. अगर फाउंडर्स को क्लैरिटी है कि ये प्रोडक्ट डेफिनेटली चलेगा, तो कम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे. वो कंज्यूमर इनसाइट बोलेंगे कि ये कंज्यूमर इनसाइट के लिए लॉन्च कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारा सनस्क्रीन वाटर लाइट है, तो वो वाटर लाइट का इनसाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनसाइट था. तो उसके बेसिस में अगर मैं लॉन्च करता तो मैं कम प्रोडक्ट लॉन्च करता एंड वो प्रोडक्ट को बहुत बेचता. बट अगर वो इनसाइटिंग क्लियर नहीं है एंड फाउंडर को क्लैरिटी नहीं है, तो फाउंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा एंड फिर देखिएगा कौन सा कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है एंड वो प्रोडक्ट पे फिर फर्दर इन्वेस्ट करके उसको स्केल करेगा. बट आज के दिन अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनसाइट इज इम्पॉर्टेंट. इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्यों लॉन्च कर रहे हो, आपका रीज़न टू विन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे ऑप्शंस इंडिया में काफ़ी कम थे इन कैटेगरीज. तो जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे ना, सब प्रोडक्ट बिकते थे बिकॉज कंपटीशन नहीं था. बट अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप जो प्रोडक्ट को मार्केट करते हो इफेक्टिवली एंड जो कंज्यूमर को अच्छा लगता है, खाली वो ही प्रोडक्ट्स बिकता है. जो प्रोडक्ट आप मार्केट नहीं करते हो वो नहीं बिकता है. सो टुडे इफ आई वर टू लॉन्च अ ब्रांड कोई भी कैटेगरी में, तो मैं कम प्रोडक्ट्स करता, उसको परफेक्ट करता, क्लियर रीज़न टू विन बिल्ड करता प्रोडक्ट में एंड उसको पूरा माइट लगा देता मार्केट करने में एंड एडुकेट करने में कंज्यूमर को, ताकि चांसेस जीतने का बहुत बढ़ जाता. आपकी प्रोसेस क्या है टू फाइंड अ डिफरेंशिएटेड इनसाइट? How do you choose that? Because that's the most important gold nugget that you just said. कि ये water light, मेरा insight बहुत clear था कि water light sunscreen चलेगा. How do you find it? What's the process to pick? Because now you're doing at your fund, you're actually investing in so many people, so many startups as well. तो ये देखते होगे. तो what's your process? मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ इंस्टाग्राम में. तो सपोज ब्यूटी एंड पर्सनल कह के इन्फ्लुएंसर्स एक रील निकाले जिसको हाई एंगेजमेंट मिल रहा है, तो मैं वो पढ़ते रहता हूँ. वो फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल मैं जब पढ़ता हूँ तो वन ऑफ द इनसाइट जो मुझे आई रिसेंटली कि आपके टिंटेड सनस्क्रीन में हमें और शेड्स चाहिए, तो वो इनसाइट मैं रजिस्टर कर लिया। कोई कंपटीशन का प्रोडक्ट में एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, वो क्या ट्रेट है जो बहुत अच्छा लगा जिसके कारण वो कंपटीशन के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या कुछ अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को मैं फॉलो करता हूँ, उसमें कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, लोग को प्रोडक्ट क्यों पसंद आ रही है। नाइस। सो गोइंग वेरी डीप इनटू वेयर द रियल कंज्यूमर्स आर कमेंटिंग एंड शेयरिंग देयर माइंड इज़ वेयर आई वुड गो टू गेट दीज इनसाइट्स। मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ मार्केट प्लेसेस में, अपना रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, कंपटीशन के रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, एंड उससे बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर मेरा एक प्रोडक्ट बिक रहा है वो क्यों बिक रहा है, क्या काम कर रहा है। अगर उसमें एक नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं काम करके। एंड कंपटीशन का प्रोडक्ट हम लोग रिव्यू पढ़ के देख सकते हैं कि वो क्यों बिक रहा है, व्हाई आर कंज्यूमर्स बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, व्हाट इज वर्किंग फॉर देम। सो रियली यूजिंग दीज टूल्स जो ऑफलाइन में पहले नहीं होता था। ऑफलाइन में मैनुअली आपको जाके कंज्यूमर से बात करनी पड़ती थी, अब ऑनलाइन में आपको इतना रिटन इन्फॉर्मेशन है, रेडिट में आप जाके देख सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल टूल जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इंटरनेट क्या बोल रहा है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड वहाँ से आप कलेक्टिव इंसाइट ले सकते हो। कभी कुछ बनाया ऐसे कमेंट की इंसाइट से उठा के? टिंटेड सनस्क्रीन के शेड्स हम 3 शेड से लॉन्च किए थे, कमेंट पढ़ के 2 शेड और लॉन्च किए कमेंट पढ़ के। मतलब हम कॉन्स्टेंटली कमेंट पढ़ते रहते हैं एंड उससे लॉजिक निकालते रहते हैं एंड प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, बिकॉज कंज्यूमर ट्रुथ इज द ओनली ट्रुथ व्हेन यू आर रनिंग अ कंज्यूमर ब्रांड। अब जितना उनका इंसाइटिंग, उनका फीडबैक एंड उनके कमेंट्स पढ़ के आप जितना वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हो, खुद के इंसाइट से नहीं बना सकते। ट्रू। एंड हाउ डू यू टेस्ट कि जैसे ये कमेंट पढ़ा, अब 2 और टिंट लॉन्च कर लेते हैं, नाउ दैट यू आर लॉन्चिंग, व्हाट इज दैट मेट्रिक यू विल ट्रैक कि मैं अब अपने करोड़ों रुपए इस पे लगाऊंगा मार्केट करने में, कि नहीं भाई ये इनसाइट मेरा गलत हो गया, बिकॉज समटाइम्स इनसाइट विल बी रॉन्ग आल्सो। एब्सोल्युटली। सो देन वी वुड, हम क्या करते हैं फिर 50 इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करते हैं, बिकॉज क्लोजली काम करते हैं, स्किन इन्फ्लुएंसर्स है जिनको स्किन का नॉलेज है, उनको शेड्स भेजते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, अबाउट 800 से 1000 कंज्यूमर्स को फ़ोन कराते हैं, 250 कंज्यूमर को प्रोडक्ट सैम्पल शेड्स भेजते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, एंड ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है इसको अक्यूमुलेट करके फिर हम कॉल लेते हैं कि कहाँ पहुँचे। एंड हम, ये आइटरेटिव प्रोसेस है, ये कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं टिल अ पॉइंट वो प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाता है, एंड इट 80% पीपल हैव लाइक द शेड, इट इज एडिंग इंक्रीमेंटल वैल्यू टिंटेड सनस्क्रीन के लिए, और फिर जितना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं उतने कॉन्फिडेंस से लॉन्च करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड राइट प्राइस क्या इंडियन कस्टमर के लिए? इंडिया में, like anywhere in the world, especially India, India is not a price sensitive market. India is a value sensitive market. Agreed. Price sensitive, खाली आप प्राइस को एब्सोल्यूशन में देख रहे हो, एंड वैल्यू, product benefit, differentiation, packaging, the overall set of features together at a certain price. So typically अगर हम प्राइस कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में, तो हम देखेंगे कि मास ब्रांड्स कितना में बेच रहे हैं, मास टीज ब्रांड्स कितना में बेच रहे हैं, मास प्रीमियम ब्रांड्स कितना में बेच रहे हैं, एंड उसको फिर हम डिफाइन करेंगे कि अगर मास ब्रांड्स 1 में बेच रहे हैं तो मास टीज ब्रांड्स क्या 1.25 में बेच रहे हैं या 1.75 में बेच रहे हैं, मास प्रीमियम ब्रांड्स 2 में बेच रहे हैं, लग्जरी ब्रांड्स 5x में बेच रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन किस जॉनर का ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हो एंड क्या कंज्यूमर परसेप्शन आप बिल्ड कर पा रहे हो इफेक्टिवली। सो फॉर एन इंडियन कंज्यूमर, एक सॉलिड डिफरेंशिएटेड ब्रांड जहाँ पे डिफरेंशिएटेड पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट सॉलिड हो, आप एक प्रीमियम कमांड कर सकते हो। सो फॉर डॉट एंड की हम एक मास्टीज ब्रांड है, मास प्रीमियम एंड मास्टीज के बीच में ब्रांड है। सो हम मोर और लेस फॉर आवर कोर कैटेगरीज हम अबाउट 50% प्रीमियम चार्ज करते हैं फ्रॉम मास एंड मास ब्रांड्स बेसिकली। एंड सर्टन कैटेगरीज जो हाईली कंपेरेटिव कैटेगरीज है जैसे फेस वॉशेज, हम अबाउट 15 to 20% प्रीमियम चार्ज करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेगमेंट कि आपका ब्रांड क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, एंड बेस्ड ऑन व्हाट जॉनर ऑफ ब्रांड यू वांट टू बिल्ड,
you build the entire value framework of ingredients, product packaging, benefit, your marketing communication to that set of consumers, and आपको फिर stick करना पड़ेगा to that for years and consistently build it. And this is, can people use it as thumb rule? कि 15-20% इससे premium या 50% इससे या 10% premium, whatever 3-4 ways that you told me. So the best way to do it is look at each category individually, and आप category में आप categorize कर सकते हो कि for example face washes, कि the most affordable brand is probably 140 rupees for 100 gram, and the most premium brand is probably 1200 rupees for 100 grams, right? But आप देखोगे कि एक certain place में आके maximum sales होती है, which is say about 200-220 rupees for 100 gram is the most standard price and maximum average selling price of that category, and maximum sales are happening at that volume. तो फिर उसके बेसिस में आप अपना प्राइसिंग करते हो कि सपोज 200 या 220 एवरेज सेलिंग प्राइस है, तो आप या तो 240 में बेचोगे, आप कुछ प्रीमियम बिल्ड कर रहे हो तो, या आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, यार मैं तो वॉल्यूम बेचूंगा, मुझे वॉल्यूम बेचने, तब आप वही ASP पे प्राइस करोगे अपना प्रोडक्ट. And how do you find your first 100 customers प्राइसिंग डिसाइड करने के बाद? अब मैंने प्राइस डिसाइड कर ली, मैंने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, सब प्रोडक्ट पे काम भी कर लिया, अब द रियल गेम स्टार्ट्स. मेरे पहले 100 कस्टमर कैसे आएंगे? I think your first customers are your friend and family. They genuinely want to support you in whatever you do. So when you launch a new business, make sure आप WhatsApp message सबको करें कि मैं ये business launch कर रहा हूँ. This is the product I've launched. This is the thought process. This is the link to buy it. So कुछ तो वहीं से आ जाएंगे. ठीक है. Second, आप अपना जब social media page बनाओगे, आप उस पर पोस्ट करना शुरू करिए of the brand, ethos, reason to exist, and उसमें कुछ performance marketing कर लीजिए for that product for a very minuscule amount, say 50,000, to see how it works. Okay. आपका बाकी 50 ऑर्डर वहीं से आ जाएगा. But then किस कैक पे आएगा, क्या होगा, कितने पैसे बनेंगे, ये सब कितनी चीज़ें मैटर करेगी. 50,000 में 50 प्रोडक्ट आए तो बहुत महंगे हैं. महंगे तो है, पर आपको एटलीस्ट यू स्टार्ट द फीडबैक लूप कि आप कंज्यूमर को फ़ोन कर सकते हो, कंज्यूमर से फीडबैक ले सकते हो, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, प्राइस कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, वैल्यू कैसा लगा, एंड इसको एक सर्टन टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो 3 to 4 months, ताकि आपके 1000 कस्टमर आ जाए, 2000 कस्टमर आ जाए. कंज्यूमर से बात करके आप समझ सकते हो कि कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है आपके ब्रांड का, कौन से ब्रांड से आपको कंपेयर कर रहे हैं, रीज़न टू विन क्या है, एंड उसके बेसिस पे आप कॉन्स्टेंटली ट्वीक कर सकते हो अपने ब्रांड को, राइट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, पैकेजिंग चेंज कर सकते हो, जो चैलेंजेस है उसको फिक्स कर सकते हो. एंड सो लेट्स से ये सारे चैलेंजेस चीज़ें कस्टमर बताएंगे, अब मेरे पास प्रोडक्ट सॉर्ट हो गया, वेयर डू आई स्टार्ट सेलिंग? इज इट क्विक कॉमर्स, माई वेबसाइट, और e-commerce? I think the first place where you list your products is your own website. क्योंकि वो फ्री में हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी. फ्री में नहीं, एक्चुअली मोस्ट एक्सपेंसिव चैनल है वो. क्यों? एंड मोस्ट एफर्ट वाला चैनल है, बिकॉज खुद का वेबसाइट सेटअप करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, टेक ठीक करना, ऑप्स सेट करना, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट करना, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी एफर्ट वाला प्रोसेस है. बट मार्केटिंग इंजन चालू करने के लिए फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मेटा एंड गूगल आपका वेबसाइट सबसे क्रिटिकल है, बिकॉज आपका ब्रांड का मॉडर्न डे कैटलॉग एंड मॉडर्न डे कम्युनिकेशन की आपका प्रोडक्ट क्या करता है वो आपके वेबसाइट से ही डिस्कवरी होता है. सो आप जब परफॉर्मेंस चलाते हो वो वेबसाइट में आता है, डिस्कवर करता है, एंड फिर बाकी वेबसाइट से जाके खरीदता है. सो आपका वेबसाइट इज द फर्स्ट चैनल वेयर यू शुड लिस्ट योर ओन प्रोडक्ट्स एंड हैव them set up, and then parallelly आप Amazon या Flipkart में कर सकते हो, because वो online channels है, easier to list है, but depending on your price point आप अलग अलग channels पे प्रायोरिटाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट कर रहे हो, से फेस वॉश कर रहे हो, मेंस फेस वॉश कर रहे हो, तो आपका लार्जेस्ट चैनल प्रॉबेबली फ्लिपकार्ट होगा, एंड आपको फ्लिपकार्ट से चालू करना पड़ेगा, बिकॉज क्विक कॉमर्स विल नॉट लॉन्च अ न्यू ब्रांड जब तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हो जाता है, सर्टन डिमांड क्रिएशन नहीं हो जाता है. सो क्विक कॉमर्स में खाली हेडलाइनर SKUs बिकते हैं जिसका काफ़ी हाई इनहेरेंट ऑलरेडी डिमांड होता है. तो बिकॉज आप नए फाउंडर हो, आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो क्विक कॉमर्स इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस. क्विक कॉमर्स आप 12 से 18 महीने बाद लॉन्च करिए.
पहले वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट में आप मेंस कर रहे हो तो अगर आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा चैनल होगा आपका, फिर अमेजोन होगा. एंड अगर आप स्लाइटली प्रीमियम कर रहे हो या प्रीमियम जॉनर ऑफ कंज्यूमर कर रहे हो तो नायका होगा आपका. बट नायका इजीली प्रोडक्ट लेगा नहीं ना स्टार्टिंग में, जितनी इजीली फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे स्टार्ट हो जाएगा. नायका डजंट टेक दैट प्रोडक्ट इजीली. सेम क्विक कॉमर्स भी आज बहुत तेज़ी से ग्रोथ दे रहा है बट वो रखते नहीं इतनी इजीली प्रोडक्ट. तो हाउ कैन समबडी कन्विंस अ ब्लिंकिट और जेप्टो और नायका टू पुट देयर प्रोडक्ट्स? I think the proof of the pudding is in the eating. In this case, if they get to know there are brand searches on their platform of a new brand that is coming in, they'll be super excited to list your product on their platform. तो inherent consumer demand create करना सबसे first objective होता है for a founder who's launching a product brand. तो आप product के बारे में educate करो through performance, Meta and Google both. Right consumer identify करो, इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करिए टू कम्युनिकेट द राइट प्रोडक्ट. एंड जब डिमांड जनरेशन शुरू हो जाएगा, आपके सेल्स वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा एट ऑल मार्केट प्लेसेस इंक्लूडिंग योर वेबसाइट. And once that starts increasing, searches start increasing on Google Trends. Once searches starts increasing consistently month on month, searches on quick commerce will start increasing. And once your repeat starts increasing, quick commerce searches increases further. So that's the time to push quick commerce companies, do a pilot testing in a few cities, push hard on these platforms, make sure the sale is happening. And then if it's successful, you need to make it successful. You're the founder. You scale it across the country, across all quick commerce channels. Blinkit's by far the largest channel. So targeting Blinkit first in quick commerce would be best, because if it's the largest channel, the chances of you selling through in the pilot is much higher than other channels. So focus on that. And then kind of scale it on Swiggy, Zepto, and Flipkart Minutes. Tell me marketing tactic जिससे brand searches बढ़ जाती. Let's actually break down marketing in simple words. Okay, कोई D2C brand बना रहा है, specifically BPC, and you tell me your experience. So performance, influencer, content you do heavy? Yes, very heavy content. Very heavy content. And then the fourth will be, let's just put it as guerrilla marketing, like extra. Okay? So performance में क्या work करा? I think performance में spending a lot more money on single SKUs is very important. Doing collab reels with influencers and running performance ads on that really works. Third, making sure that you have multiple content pieces for single products to work, and spending enough budget is very important. If you spend very low budget, it will not give you the return. If you spend too much, then you might not find enough consumers. So making sure that you spend a minimum of 8,000-10,000 rupees in one product in one day to really see an impact, right? And do it consistently over time, because कोई भी product को register होने में 6 to 9 months लगते हैं. So don't expect कि day 0 पे आपको अच्छा ROAS आना शुरू हो गया. अच्छा ROAS is a matter of time, and ROAS alone is not the North Star. उसको मत देखिए खाली, उसको cost per acquisition देखिए, cost per purchase देखिए. So जब आप cost per purchase देखोगे, वो उसको भी मैप करते रहिए, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव न्यू कस्टमर एक्विजिशन होता है, जो आपका कॉस्ट पर परचेज बताएगा. सो कोई स्पेसिफिक इनसाइट या टाइप ऑफ कंटेंट जो बहुत वर्क करा परफॉर्मेंस में? आई थिंक कोलैब रील्स विद अ B+ or A+ influencer who have an authority and a voice with a strong community really works on performance ads. So if you can convince that influencer to work with you, and if the product works with them, that would really help you scale up the product. Organic content by them. Organic. Or like you will be dictating how the content will be. So any creator who is B+, A+, they are large creators. They build their own community based on their own voice. Authenticity is everything. No one wants fake content. Everyone can smell a paid content from far away. Yeah. And orchestrated content from far away. So it is best to focus on their abilities of creating content and give them the freedom. You might give them a small brief that this is what I want to highlight, but let them do their job and let them create content however they want to create content.
That way, the chances of success for the content significantly moves up. And A+ कैटेगरी मतलब कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर? A+, so I would say that followers are very irrelevant because वो metric कोई चीज़ कुछ भी clearly बताता नहीं है, because if you have 17 million followers, your engagement in every reel might just be 100K. So it is very important to see the reach of every content that goes rather than the followers. So I would say a A+ content is someone who is a million plus views on an average for their reel is an A+ content creator. About 200 to 500, about say 200 plus is a B+ content creator, and a 10K to a 200K is a C+ content creator, and the rest are micro creators. And how much would you pay a million+ consistent view creator? I think it depends on the creator, the creator's voice, and how But big a range and average? and how big of a Dot & Key fan they are. But range, give me an average. So I would break this into CPMs, that what is the cost per view that we'd want to achieve, and it could be closer to 80 paisa to a rupee. Okay. 80 पैसा, but उसमें authority cost नहीं देते होगे क्या? Obviously you must be paying more premium for people who are authoritative. Absolutely. So CPM at 80 paisa, a very authoritative person won't do. So on an average, some people also might be a 40 paisa and some might be a 2 rupee. Exactly. So on an average, I would give that much. And obviously, if I have 1 million viewers, I would prefer someone with higher authority, because with scale and a sharper voice, the impact on your brand will be significantly higher. True. And what have you seen influencer में work करते हुए? Like coming to the next part, skip performance and then influencer. Today's world, micro, nano, macro और celebrity क्या work करता है? I think all of them works in tandem with each other. Micro is very important because today people follow community leaders who might have, say, 1,000 people looking out for their content, but their impact on the 1,000 people will be very high. So it is very important to layer every influencer on top of each other, depending on the objective of what you're trying to do, right? There might be a C+ creator who has a very strong voice in sunscreens, who is probably one of the most influential creators in sunscreens. So I would work with that creator just because the impact on other community members, other creators might be very high. So I think defining what objective we have, we need to make a list of influencers we can work with, and then do that consistently over time to make sure that a lot of people in that genre register the brand. Tell me a question. 5 million plus creator जो authoritative है अपनी field में, top पे है, top 10 or 5 or 1 or whatever, that creator or a celebrity, which one would you choose for brand advocacy? Let's just not say one of a kind reel or thing, because in a reel or one kind of engagement, creator will definitely win. Okay? For an advocacy, I would definitely choose a creator. Not a celebrity? Not really, no. Because a creator has cult following for the voice they have, and they will consistently keep on getting crazy engagement. Their followership will have to be cult to be consistently reaching that kind of levels. And the classic example is Rebel. Like, we worked with Rebel, and the kind of impact she has on Gen Zs is phenomenal. And because you're a Gen Z brand, the impact will be phenomenal for us. And that's why we believe that creators do have way more impact than just a celebrity. And it's also the number of brands you endorse, right? Because if celebrities endorse like 20 brands versus a creator really endorsing like less number of brands, that has a way higher impact on business, right? And if a content creator becomes an advocate of the brand and consistently, they generally need to love the product. Yeah. And if they consistently talk about a product because they love it, and they kind of keep on consistently talking about it through time, of course, people have a higher chance of getting convinced because the creator loves the product, and that's why the impact will be way more. But
would you make a large size creator जो बहुत प्यार करता है आपके प्रोडक्ट से प्लस उसकी अच्छी कल्ट ऑडियंस है ब्रांड एम्बेसडर Creator. Brand ambassador, क्रिएटर और सेलिब्रिटी so brand ambassador can be creator or celebrity, right? मतलब which one will you choose if you have an option? Let's say, Creator. why don't you choose creators then? We will choose creators. Okay, you're on your way to do it. We will choose creators. We like celebrities too as a brand, but creators have a much stronger voice in the space that we exist. And we talk to our audience through social media often, right? That's our core medium of outreach. So influencers and creators who dominate that space are the ones who are most salient to my consumers and are much higher chances of influencing my consumers. So I would go with creators per se. And another thing is, I think authenticity. A lot of times, celebrities don't look very authentic when they keep on endorsing brands. So I think having boundaries on the number of brands you endorse is critical to feel authentic for creators. So if the creators are very, very selective with the number of brands they are working with, they might seem very, very impactful. Like, for example, celebrity-led brands would be very impactful because then they would be blocked for the category. They would talk about the same product, same category, same brand for an extended period of time. Then they might be very impactful. But like for like a one-off deal or like a 1-year deal, I would select a creator any day over a celebrity. And would you want to lock a creator for a creator-led series or like creator-led product category? For example, let's say Dot & Key has today, let's say sunscreen. Tomorrow, just randomly making, let's say Rebel-based, like Rebel Kid lipstick series. I would do it. I would do micro categories with one creator, and the product has to be made in the choice of the creator and the brand. So the creator has to be very involved in the making of the product so that she likes the product, Rebel likes the product, and then it launched in a way where Rebel feels is very authentic to her and the brand feels it is quite aligned with the brand. And the chances of success would be very, very, very high. And would you pay more to some creator like Rebel, who's highly influential in the Gen Z, or a celebrity in making, or celebrities already become big in the Gen Z space? Who would you pay more for becoming a brand ambassador? I would pay more to someone who is very, very high in engagement. But dude, celebrity you wouldn't know, na? Like, because the followership of a celebrity is unke आसपास positioning, PR, they've been seen as you can't touch them, they're far away. And आज तक एक precedent set होते आया है कि ये बहुत, I'm talking about typically women, men, whatever, right? They're like, ये बहुत ही ultra beautiful person है. They are flawless. They don't have even an acne or like any different skin tone, whatever. They're just like, they look flawless. And they're the poster boys or girls for this XYZ brand. That's how celebrity endorsements are. So you buy it in the aspiration, in the awe कि ऐसा मैं भी दिख सकता हूँ या ये वो लगाता है या लगाती है, whatever. Do you think that is still more relevant than you lock in a creator and be like, ये बहुत real और authentic है. जब बहुत अच्छा दिखना होता है तब बहुत अच्छा दिखती है. जब नहीं दिखना होता, homeless लोग होता है तब homeless होती है. And this person is authentic. Who would you pay more for to become a brand ambassador for, let's say, next 2 years? There is like a layers of subjectiveness in who the celebrity is. If the celebrity is like a complete A-lister with absolute mad following, like an Alia Bhatt or like say Shania, she's got great skin. She embodies a classic Gen Z consumer of Dot & Key, right? So we thought that she would be the perfect face because she embodies the perfect consumer.
and that's why we felt that it was a great fit for both of us to work together. And there's hope also ki And there's because hope. today you will get her, steal her at a price which probably 5 years later would be unmatchable and untouchable. Absolutely, and plus, if we support her during this phase of her career, then the relationship might last a lot longer. True. And we are banking on her talent and her evolution into being probably. And she's also being very cautious to choose you guys because she must be having an array of options to go through because she is the next phase. So it's like, it's both of you guys are like hand in hand going and backing. My question was more for not whether she's the right choice or no. I'm like, an established creator जिसकी cult following है versus an in-making star. An established creator would be more expensive or the in-making star? Established creator. Creator would be more expensive. More expensive because they'll have more reach, more impact. See, I think it's ultimately a consistency game. My brand is built on Instagram. So I'd see the celebrities' Instagram engagement and presence. If that is much larger than the creator, then I would choose her. But if the creator is much more impactful, then I choose the creator. For me, it's simple maths and alignment with the brand. If alignment with the brand is the same, then I'd just go with impact. Got it. Interesting. है कोई ऐसा creator do you feel who's like large impact in the country, very big at this point? I think I love Rebel. She's phenomenal, and her engagement, cult following, like a very authentic voice. I think she's phenomenal for a Gen Z consumer. So nice. So you work with her a lot? Quite often. Nice. So and did any backlash or anything which happened with her, does that stop you from investing with her as a brand? I think life में बहुत चीज़ unpredictable होती रहती है. So if a creator has had a bad phase, and they repent it and they come out and be vocal about it, then we are happy to work with that creator. So we were the first brand that worked with Rebel after she was back. Nice. So we are very clear if we like people and they are good to us and they are good individuals, good humans, and they have impact on the audience, then we'll work with them. Nice. So it won't matter to you. It won't matter. We are like, we trust the authenticity and intention of this creator, and if we can see it through, then we're going to back them. Absolutely. Very risky though, sometimes for some people, but I love that you back up, and it's amazing. I think until you take risks, there is no reward. So अब ब्रांड नहीं normal बन risk- पाती आज तक ही नहीं बन पाते, कुछ हो ही नहीं पाता. Here's my last question to you, okay, which is कि you got acquired, right, by Nykaa, big brand, big money, having fun. Tell me, अगर कोई बंदा आज बना रहा है ब्रांड और वो चाहता है कि at one point उसकी ब्रांड एक्वायर हो जाए, right, to get an exit and make more money, right, somehow. ये बड़ी ब्रांड्स क्या देखती हैं छोटे स्टार्टअप्स में? What are the like 3 or 4 key things which they see which makes a small brand acquisition ready, or maybe makes a small brand very attractive for a large brand to acquire कि यार इनको acquire करते हैं? क्योंकि नायका के पास हज़ारों ऑप्शंस होंगे या यूनिलीवर के पास हज़ारों ऑप्शंस होंगे. Why specifically 2 or 3 brands they bet for and then pick up one? I think category leadership. ब्रांड्स जो एक सिंगल कैटेगरी में बहुत हाई मार्केट शेयर अचीव करे एंड उसको ग्रो करे, वो ब्रांड्स हमेशा ज़्यादा सॉट आफ्टर होंगे वर्सेस समवन जो हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर अटेन करे. मतलब बेसिकली उनके रेवेन्यूज़ लेस कैटेगरीज से बहुत ज़्यादा आना चाहिए फंडामेंटली, राइट, एंड एक सर्टन स्केल का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल brands that get acquired typically need to be at least 100 crores in revenue and a significantly higher market share in one category at least. Maybe 2 categories, but not a lot of categories per se. I think second, authenticity. अगर मार्केट में 10 ब्रांड है तो क्या ये ब्रांड स्टैंड आउट करेगा? क्या ये ब्रांड डिसिप्लिन मेंटेन किया है ऑफ डूइंग अ लॉट लेस बट डूइंग इट मच बेटर? कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है ब्रांड के बारे में, रेटिंग्स रिव्यूज़ क्या है, एंड मोर देन एवरीथिंग एल्स वो फाउंडर का क्या ड्राइव, हंगर और स्किल सेट है जिसके बेसिस में बिजनेस वो 100 से 1000 जाएगा.
So this can somebody reflect this or like depict this while they're building? Of course, What can. कैसे depict करते हैं? Just by being focused and building it. just Founder का rigor कैसे depict करेगा? by your clarity of thought, because फाउंडर के पास तो बहुत ऑप्शंस है आज के दिन. एज अ फाउंडर मैं एक सिंगल कैटेगरी और 2 कैटेगरीज में बहुत डीप जाके अपना बिजनेस बनाया हूँ एंड काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लिया हूँ 2 कैटेगरीज में. कुछ पियर्स है मेरे ब्यूटी कैटेगरी में जहाँ पे वो हेयर केयर भी कर रहे हैं, वो फेस केयर भी कर रहे हैं, वो बॉडी केयर भी कर रहे हैं, वो मेकअप भी कर रहे हैं. तो उनका रेवेन्यू सब जगह से आ रहा है. बट वो सब जगह से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सब रेवेन्यू सेम नहीं होता. वो रेवेन्यू को आप डिफेंड नहीं कर सकते बिकॉज इतने सारे कैटेगरी से आ रहे हैं. वेरेज लेस कैटेगरी से आ रहे हैं तो उसको आप डिफेंड कर सकते हो फ्यूचर में व्हेन कंपटीशन कम्स एंड ट्राइज टू टेक योर मार्केट शेयर. सो ये जो डिफेंसिबल स्टार्टअप्स होते हैं ना, डिफेंसिबल ब्रांड्स होते हैं, इनका चांस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा रहता है एंड इसलिए इनका चांस ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा रहता है. जैसे अगर आप मिनिमलिस्ट का भी लो तो वो सीरम्स में काफ़ी हाई मार्केट शेयर था उनका, तो इसलिए यूनिलेवर को अच्छा लगा बिकॉज उनका खुद का मार्केट शेयर सीरम में कम था. सो इट मेड सेंस फॉर देम टू बी एक्वायर्ड. And for you, it was like sunscreen and Gen Z penetration. For me, it was moisturizers and sunscreens. Okay. Not Gen Z as a positioning and like brand for Gen Zs. And the brand that changed the playbook of the industry. Fair. Well, thank you so much, sir. Thank you for spending time. If कोई young brand है, because you said in the beginning कि आप mentor करने के लिए ready हो, आप invest भी कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो with young brands, you want to do it more. कोई young brand है जिसको scale करना है, बड़ा बनना है and investments चाहिए. So where can they reach out to you? How can they find you? So they can Google Hyperscale Ventures or reach out to us on LinkedIn or Hyperscale Venture page on LinkedIn, and we are happy to kind of look at it and chat with the founders. Perfect. Thank you so much. It was a pleasure having you, sir. Done. Thank you, Raj. Hi. Hi Raj. Nice to Hi, meet you. Keith. Please have a seat. How are you? Doing well. But meeting interesting folks, so Nice. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर हम गेस्ट ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि हमने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया, ताकि उस फीडबैक से हम सीख सकें और आपके लिए और बेहतर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट.